जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एनटीपीसी रेलवे स्पेशल का हिस्ट्री का क्लास जो है 5वां होगा। इसके पहले हम 4 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। अभी जो है ये रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है घटना चक्र का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके पहले हम 4 वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां जाके आपको सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। देखिए, अगर इसको आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ जो आपको वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। तो राजा हर्षवर्धन की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो बाणभट्ट है, इसीलिए से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित सही है, कौन युग्म सुमेलित है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 पे। 48 कहता है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है, नाटक है। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है वो रत्नावली है। देखिए हर्षवर्धन के 3 जो है प्रियदर्शिका, 3 नाटक था, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। देखिए तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप दे देगा तो आप मार सकते हैं। कौन कौन है, कहते हैं हर्षवर्धन के रचित नाटक कौन कौन सा है, 3 गो है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, तीनों में से कोई दे सकता है, कोई पूछ सकता है, आप तीनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया। तो हर्षवर्धन ने किसे हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए कहता है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष का पराजय हुआ था। देखिए पूछ सकता है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर। ये भी पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 634 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है हर्ष पराजय हो गया था, यानी कि हार गया था, और पुलकेशिन द्वितीय जो है जीत गया था, पुलकेशिन जीत गया था। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय के विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला ये अंतिम युद्ध नहीं था। मतलब ये हो गया उसके बाद ख़त्म हो गया, ये अंतिम युद्ध नहीं था। एक बार और हुआ था 643 में, जो कि जो है हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन दो जो 634 में उसको पराजित किया था, उसका बदला लेने के लिए हर्ष का कोंगोद पर आक्रमण पुलकेशिन दो के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया। तो पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। कहता है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में कौन एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ ये जो है नालंदा में स्थित था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ व्याख्या है, इसको देख लेते हैं। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल के कुमारगुप्त प्रथम 415 से 454 में स्थापित कराया था। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। तो देखिए ये पूछ सकता है कि नालंदा बौद्ध मठ और गुप्त काल, ये जो है नालंदा बौद्ध मठ जो है किसने स्थापित किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने 400 जो जिसका शासनकाल जो है 415 से 454 के बीच था, और ये वह जो हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते 51 कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था। तो बंगाल का समकालीन राजा जो था वो कौन था, शशांक था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। पूछेगा कि हर्षवर्धन का जो है समकालीन राजा जो कि बंगाल का था वो कौन था, तो ये शशांक था। शशांक को बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता है, यानी कि बंगाल का जो ये शशांक था ये बहुत ही
तेज प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। ये भी पूछ सकता है शशांक की राजधानी कहाँ थी? कर्ण सुवर्ण थी। जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद बंगाल में है। मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रंगामाटी नामक कस्बे से की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कन्नौज था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या है। कहता है कि व्याख्या, कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज था जो ब्राह्मण का केंद्र था। कन्नौज के वैभव युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ था जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी था। ये देखिए पूछ सकता है कि जब कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपना राजधानी बनाया तो कन्नौज हर्षवर्धन के पहले यह किसकी राजधानी थे? तो यह मौखरी वंश की राजधानी थे। किसकी राजधानी थे? मौखरी वंश की राजधानी थे। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा के केंद्र स्थली थी। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगों की प्रथम राजधानी थी। तो गंगों की प्रथम राजधानी कोल्लर थी। गंगों की प्रथम राजधानी कुवोलाल यानी कोल्लर। देखिए यहाँ पे कोल्लर नहीं दे के कुवोनलाल भी दे सकता है। तो दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि गंगों की राजधानी कहाँ थी? कुवोलाल या फिर कोल्लर थी। ठीक है, बाद में जो इसको तलक्काडू हो गया, बाद में उसका नाम क्या कर दिया? तलक्काडू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम राजधानी कौन सा था? कोल्लर था। बाद में जो है तलक्काडू हो गया था। ठीक है, ये हो गया था बाद में। तो दोनों इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। असम एक प्राचीन प्रागज्योतिषपुर भी है। असम का प्राचीन नाम जो है एक प्रागज्योतिषपुर भी है। प्रागज्योतिषपुर किसका नाम है? असम का है। ठीक है, कामरूप भी असम का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर। कहता है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल है। पाल वंश का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। ठीक है, देखिए अब कुछ व्याख्या इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कुछ व्याख्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में स्थित बिहारों की स्थापना किया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना कब किया गया? तो 750 ईस्वी में। किसने किया? तो गोपाल ने। और गोपाल का ही पुत्र था धर्मपाल। ठीक है, गोपाल के पुत्र ही था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना किया था। तो बोलेगा कि सोमपुरी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? गौड़ था। तो देखिए इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश के प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। 9वीं 10वीं शताब्दी, देखिए समझ गए कि गौड़ इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़्यादा मात्रा में गुड़ का निर्यात होता था, इसीलिए से उसका नाम गौड़ रख दिया गया। 9वीं 10वीं शताब्दी में यह पाल वंश का शासक था। वहाँ पे जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में पाल वंश का शासन था। और सेन वंश के शासन काल 12वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। उस समय जो है जब सेन वंश आया तो उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ चल गया? लखनऊती चल गया। वेनसंग बानभट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था। ठीक है, वेनसंग एवं बानभट्ट के अनुसार जो है बंगाल का प्राचीन नाम जो था वो गौड़ था। हर्ष का समकालीन राजा कौन था? तो हर्ष का समकालीन राजा जो था वो शशांक था। ये गौड़ नरेश था। गौड़ प्राचीन का ही ये राजा था। ठीक है, तो इतना चीज़ इस यहाँ से क्लियर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। महान तमिल साहित्य सिलप्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो महान साहित्य सिलप्पादिकारम के रचयिता जो है इलिंगो है। कौन है? इलिंगो है। नेक्स्ट को देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि सिलप्पादिकारम की रचना इलिंगो अदिंगल ने किया था। किसने किया था? इलिंगो अदिंगल ने। यह चेर शासक सेनगुट्टवन का छोटा भाई था। इस ग्रंथ में पुहार यानी कावेरी पत्तनम के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल रामायण कृति है। तमिल रामायण कृति कंबन की है। किसकी है? कंबन की। तो देखिए, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि चोल शासक कुलंतुंग तृतीय ने के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना किया था। देखिए, तमिल रामायण को ही रामावतारम कहते हैं। इसकी रचना किसने किया था? तो कंबन ने किया था। और पूछेगा यह किस वंश का था? ये चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल के जो प्रसिद्ध कवि था वो कंबन था। ठीक है। और देखिए, तमिल साहित्य महाकाव्य है। तमिल साहित्य क्या है? एक महाकाव्य है। इसकी कथा जो है वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है वह कौन था? तो ये राजा राजेंद्र था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन था? राजेंद्र था। देखिए, अब कुछ इसका व्याख्या इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था। तो गंगई कोंड की उपाधि धारण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो राजेंद्र ने जो है श्रीलंका पर कब्जा किया था। और उस समय श्रीलंका के शासक का नाम जो था वो महेंद्र पंचम था। कौन था? महेंद्र पंचम। तो देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि चोल राजा राजवन ने सिंहल द्वीप, देखिए श्रीलंका में ही पड़ता है, सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधपुर के स्थान पर पोलंडरोव को अपना राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। और उसके बाद जो है इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रख दिया। क्या नाम रख दिया? जननाथ मंगलम रख दिया गया। किंतु संपूर्ण सिंहल पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया था। देखिए, अधिकार जो है ये चोल राजा राजरन में किया था, लेकिन अगर संपूर्ण सिंहल द्वीप पे अगर बात करें किसने राज किया था तो ये राजेंद्र प्रथम ने। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो राजेंद्र प्रथम होगा। ठीक है। अब देखिए, कुरंदे ताम्रपत्रों में राजेंद्र की इस विजय की विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा जो था वो महेंद्र पंचम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजराज द्वितीय था। नेक्स्ट को देखिए, अब देखिए इसको हम चोल वंश का थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि राजराज प्रथम जो है, राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी तक। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल जो था 1015 से 1064। राजराज प्रथम का 985 से 1015। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल जो था 1052 से 1064। राजराज द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1150 से 1173 तक था। इस प्रकार चोल का अंतिम शासक राजराज द्वितीय था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 610 से 642 था। चालुक्य वंशी शासक था ये कौन? पुलकेशिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय के बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा चोल के शासनकाल में जो है ग्रामीण को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इसका देखते हैं व्याख्या। कहता है कि चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः 2 तरह की संस्थाएं कार्यरत थी। पहली जो है
उर थी, और तथा दूसरी सभा या महासभा उर की बैठक में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। उर जो है उसकी बैठक में जो है सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। दूसरी संस्था जो थी सभा और महासभा अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान के लिए ग्राम सभा में होती थी। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा नौ सैनिक शक्ति था? तो नौ सैनिक शक्ति जो था वो चोल का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसकी कुछ व्याख्या है, इसको हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। देखिए चोल साम्राज्य जो है कहाँ थे? तो दक्षिण भारत के थे, और इसमें जो है नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया था। नौसैनिक शक्ति से ही जो है जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, मालदीव, श्रीलंका आदि पर जो है साम्राज्य का विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान जो था एक संगठित स्थानीय स्वशासन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है इसकी व्याख्या है, कहता है कि इतिहास में चोल शासक किस प्रकार से प्रशासन के लिए जाना जाता था। तो देखिए इसका हम विवरण पढ़ते हैं, मिल जाएगा। चोल प्रशासन सबसे उल्लेखनीय विशेषता असाधारण शक्ति तथा क्षमता है। तो क्या है? असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्था के संचालन से में परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। प्रांतक वन कालीन उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख के आधार पर हम चोल ग्राम शासन प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। किससे? उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूट वंश को जो है ये तैलप द्वितीय द्वारा जो है उखाड़ फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस पे व्याख्या है कि 973 से 74 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना किया। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट चलते हैं कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। कहाँ पे था? तो मदुरै में था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरै में था। देखिए इसकी व्याख्या है, कहता है कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मदुरै पांड्य की राजधानी थी। मदुरै जो है किसकी राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिलाप्पादिकारम में मदुरै का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया। इस नगर का दूसरा नाम कदम्ब वन तथा वेनसंग ने इस नगर का उल्लेख मलकुट के नाम से किया था। मलकुट के नाम से किया था। तो चलिए एक देखते हैं और क्वेश्चन है, कहता है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। तो देखते हैं मदुरै कौन सा ऑप्शन में है। मदुरै जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कहते हैं कि पल्लव की राजधानी थी। पल्लव की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम थी। देखिए चलते हैं इसकी व्याख्या पर। कहते हैं कि सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची तथा कांचीपुरम वर्तमान तमिलनाडु का जनपद कांजीवरम थे। चीनी यात्री वेनसंग के अनुसार तत्समय वहां 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 भिक्षुक निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था।
ठीक है। दक्षिण में चोल को पराजित किसने किया था? सिंह विष्णु ने चोल को पराजित कर और पल्लव राज्य की स्थापना किया था। तो अब यहाँ देखेंगे, कहता है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम कहाँ स्थित है भाई? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। कहता है कि पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद जो है राष्ट्रकूट का शासन आया था। तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रकूट का मूल स्थान लाटूर बीदर माना गया है। कहाँ माना गया? लाटूर बीदर माना गया है। इसकी राजधानी मन्यखेत स्थानांतरित हो गई। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग ने स्थापित किया था। दंती दुर्ग पहले बादामी या बतापी चालुक्य का सामंत था, ठीक है। दंती दुर्ग पहले किसका सामंत था? तो बादामी या बतापी की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। कहता है कि चालुक्य की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बादामी, बादामी। देखिए चालुक्य की राजधानी बादामी या बतापी वर्तमान कर्नाटक में बागलकोट जिले में जयसिंह चालुक्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। जयसिंह जो है वो चालुक्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। तो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बतापी या बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो पराजित हुआ था नरसिंहवर्मन द्वारा हुआ था, नरसिंहवर्मन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या कहता है कि चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो ये नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। कूरम अभिलेख में, देखिए कूरम अभिलेख में नरसिंहवर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। देखिए पूछेगा कि नरसिंहवर्मन की सफलता का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये कूरम अभिलेख में मिलता है। इसके अनुसार यानी कूरम अभिलेख के अनुसार नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन को परियाल, सुरमार और मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूपेण पराजित किया तथा उनकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित कर दिया। बाद में नरसिंहवर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। ये पूछेगा कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये नरसिंहवर्मन दो ने किया था, नरसिंहवर्मन ने किया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। क्यों किया था? चूँकि चालुक्य की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो है उसने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? देखिए चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ये हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। फिर जो है हर्षवर्धन ने फिर पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी कुछ व्याख्या है। कहता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो नर्मदा नदी था। तो देखिए अब इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति में यानी कि ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में उसकी सफलता का उल्लेख मिलता है। बोलेगा पुलकेशिन की सफलता का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? हर्षवर्धन के नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ऐहोल लेख प्रशस्ति के रूप में है। ऐहोल लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मणी है, दक्षिण ब्राह्मणी है। पूछेगा ऐहोल लेख प्रशस्ति का भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? दक्षिणी ब्राह्मणी लिपि है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। इस लेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने। प्रशस्ति के अंत लेख ने यह दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवही के समान यश प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलते हैं 73 पे। कहता है कि चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? चालुक्य ने अपना साम्राज्य जो है दक्षिण में स्थापित किया था। चालुक्य ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में पांड्य का शासन, जबकि मालवा में
परमार ने शासन किया था। मालवा में किसने शासन किया था? परमार में। और सुदूर दक्षिण में पांड्य का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो काकतीय वंशी जो है आंध्र प्रदेश के शासक थे। काकतीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया था। वारंगल इसकी राजधानी थी। वारंगल कहाँ इसकी राजधानी थी? बोलेगा काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये वारंगल थी। काकतीय लोग स्वयं को चोल करिकल का वंशज मानते थे। काकतीय लोग जो है वो किसका वंशज मानते थे? तो चोल करिकल का वंशज मानते थे। नेक्स्ट है 75, कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में उसके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? तो ये पांड्य बेल्लूर का नहीं था। यादव देवगिरी सही है। होयसल द्वार समुद्र काकतीय वारंगल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 देखिए, पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई थी। जबकि द्वार समुद्र होयसल देवगिरी यादवों की तथा वारंगल काकतीय की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कहता है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये कल्लर ने स्थापित किया था। किसने किया था? कल्लर ने। तो देखिए नेक्स्ट इसके व्याख्या देखते हैं। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुर्मान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासक कर रहा था तथा हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया। क्या कहा गया? लालिया शाही कहा गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि ग्रुप डी में जो पूछा गया था 2018 के प्रश्न, उस पर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि बिंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। बिंध्य शक्ति जो है ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो देखिए इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। कहता है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना जो हुआ था 255 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 255 ईस्वी के लगभग बिंध्य शक्ति ने किया था। किसने किया था? बिंध्य शक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहन के अधीन बरार के स्थित स्थानीय शासक थे। अजंता गुहा लेख में बिंध्य शक्ति को वंश केतु कहा है। काकतीय राजवंश मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था। इस वंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। कौन गोत्र के थे? वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार के विदर्भ थे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कुछ पॉइंट है तथ्यात्मक बात जो कि 2003 से लेके 2014 तक का तथ्यात्मक बार है, पॉइंट वाइज है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखते हैं पॉइंट वाइज है। कहते हैं कि सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठन अथवा प्रतिष्ठान थी। पूछेगा कि सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन अथवा प्रतिष्ठान, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा आप उसको मार देंगे। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? तो भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक जो था वो रुद्रदामन वन था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो कौन था? तो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो मेनांडर था। कौन था? मेनांडर था। नेक्स्ट है कि भारत में कुषाण साम्राज्य संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुल कडफिसेस को जो है भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? कुजुल कडफिसेस को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। बोलेगा किसने जो है औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेक्स्ट है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त वन जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, जो कि गुप्त वंश का प्रथम शासक था।
नेक्स्ट है पाल वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे सर्वाधिक योग्य शासक जो था वो धर्मपाल था। गुप्तकालीन राजाओं के सही कालानुक्रम इस प्रकार है, पहले समुद्रगुप्त, फिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदन गुप्त, फिर स्कंदन गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना की है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है ठीक है। स्कंदन गुप्त, राजेंद्र चोल, चंद्रगुप्त वन, हर्षवर्धन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है कि पहले जो है चंद्रगुप्त वन, फिर स्कंदन गुप्त, फिर हर्षवर्धन, उसके बाद जो है राजेंद्र चोल। ठीक है, तो सबसे पहले जो था वो चंद्रगुप्त वन था, फिर स्कंदन गुप्त, फिर जो है हर्षवर्धन, उसके बाद जो आया था लास्ट में राजेंद्र चोल था। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना किया था। बोलेगा हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना किसने किया था? तो मेघदूत की रचना जो है कालिदास ने किया था। कालिदास ने ऋतु संहार व बराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिक की रचना किया था। देखिए कहेगा कि कालिदास ने ऋतु संहार की रचना किया था और वराहमिहिर जो है पंच सिद्धांतिका की रचना किया था। बोलेगा कि पंच सिद्धांतिका की रचना किसने किया था? तो वराहमिहिर ने किया था। ऋतु संहार की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने। गुप्त शासन प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। नागर वस्तु की सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुआ था। देखिए नागर वस्तु शैली जो है किस काल में प्रकट हुआ था? तो गुप्त काल में। अजंता की चित्रकलाओं में ऐतित लापिस लाजुली से नीला रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? नीला रंग। मिहिर कुल हुन या हुन के प्रमुख शासक में से एक था। मिहिर कुल था कौन? हुन के प्रमुख शासक थे। सिंहासरोहण के बाद हर्षवर्धन शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया था। शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने सभा कवि चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि कौन थे? चंद्रवरदायी थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन तमिल साहित्य के संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसे जो है संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था। नेक्स्ट है राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के साथ साथ निकोबार द्वीप समूह और अन्य समुद्र पारीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुलोत्तुंग वन को स्वर्ण पत्र पर लिखा वर्मा के राजा क्वेंथिंग जत्था का पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट पुलकेशिन द्वितीय की सभा के कवि रवि कीर्ति अथवा कवि कीर्ति थे। देखिए पूछेगा पुलकेशिन द्वितीय के सभा कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति अथवा कवि कीर्ति थे, दोनों थे। ठीक है, दोनों। देखिए राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मलखेड़ या मान्यखेत भी कहते हैं उसको, इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा केसरी यानी पर केसरी और राज केसरी उपाधि चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी। किस राजाओं द्वारा? चोल राजाओं द्वारा धारण किया गया था पाला केसरी और राज केसरी। यादवों की राजधानी कहाँ थी? तो यादवों की राजधानी जो थी वो देवगिरी में थी। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार तथा कर्नाटक प्रदेश में बगडियार राजवंश हैदर अली द्वारा अपदस्थ किया गया था, जबकि बंगाल के सेन वंश की राजधानी नवद्वीप अथवा नादिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कहता है कि तमिल विद्वान ने एंग्लो आदिगल जैन राजकुमार राजवंशी था। कौन था? जैन राजकुमार राजवंशी था। अशोक बिंदुसार पुष्यमित्र में से पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पूछेगा कि अशोक किसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ऑप्शन में दे देगा अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र, ये नन ऑफ दिस दे देगा, तो इसमें मारना कौन है? पुष्यमित्र। ठीक है। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न
नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। पूछेगा हरिसेन जो है किसके राजकवि थे, तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। पूछेगा कि गुप्तकालीन जो है शासन प्रणाली कैसी थी, तो राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, तो 467 ईस्वी में हुआ था, 467 ईस्वी में। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन किसने दिया, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। बोलेगा कि गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन मिला था, तो संस्कृत भाषा को। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। बोलेगा कि श्रीलंका पर कब्जा किसने किया था, तो चोल राजा ने सिंहल द्वीप पर। ठीक है, संपूर्ण रूप से कब्जा किया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चोल राजा राजेंद्र वन ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। सिलोन पर किसने विजय प्राप्त किया था, चोल राजा वन ने, चोल राजा राजेंद्र वन ने। चोल प्रशासन की मुख्यतः विशेषता जो थी ग्रामीण स्वायत्तता थी। कैसी थी, ग्रामीण स्वायत्तता थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। बोलेगा चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है चोल राजाओं ने जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, उसका उल्लेख 400 विविध प्रकार के कर के शब्द में संबंधित रखता है, कर के शब्दों में संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि हर्षवर्धन के समय खेतों को घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। यह ह्वेनसांग के लेख द्वारा ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन प्रतिष्ठान शुरू किया था। तो पूछेगा कि सातवाहनों ने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, तो प्रतिष्ठान में शुरू किया था। अब देखिए कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबद्ध है। बोलेगा कालिदास जो है किस शासक से संबद्ध है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबद्ध है। नेक्स्ट है कि राजराज ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग का भारत प्रसंग का उल्लेख नालंदा विद्यालय में। देखिए पूछेगा कि ह्वेनसांग का भारत प्रसंग का जो आगमन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना। नेक्स्ट है कि शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्यांकी प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में चालू हुआ था। बोलेगा शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्या प्रणाली किस राजवंश के दौरान भारत में चालू हुई थी, तो गुप्त राजवंश के दौरान। कौन सा, गुप्त राजवंश के दौरान। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। बोलेगा पतंजलि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो योग सूत्र के लिए। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं, अच्छा जियो उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे चार्वाक ने प्रचारित किया था। किसने कहा था, ये चार्वाक ने कहा था कि अच्छा जियो जब तक आप जीवित हो, अच्छा जियो उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अगला है। कहता कि प्राचीन भारत में एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शोभा बढ़ाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, कौन, धन्वंतरी। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम जो है शिलभद्र था। क्या नाम था, शिलभद्र था। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर जो था वो मथुरा था। कौन सा था, मथुरा था।
आर्यभट्ट के बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बोलेगा बीज गणित का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आर्यभट्ट को। इलाहाबाद के प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। इलाहाबाद का प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिसेन ने। ग्रीक द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री वैनसंग था। हर्ष बोलेगा कि वैनसंग जो किसके राज्यकाल में के दौरान भारत आने वाला पहले यात्री कौन था, तो वैनसंग था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, इसी देखिए ईसा मसीह के युग की शुरुआती सदियों के दौरान भारत में रोम के बीच व्यापार की जानकारी पुराने स्थल अरिकामेडू खुदाई के दौरान हासिल हुआ है। शक युग 78 एडी वर्ष से प्रारंभ हुआ था। शक युग कब से प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी से। और संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया था। देखिए संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे, तो शूद्रक थे। और सातवाहन राजवंश सिमुक ने स्थापित किया था। पूछेगा कि सातवाहन राजवंश किसने स्थापित किया था, तो सिमुक ने। तंजौर के राजेश्वर मंदिर चोलों ने बनवाया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, चोलों ने बनवाया था। मनु को हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। मनु को जो है हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे अगला वीडियो में। अभी तक इतना पे ही समाप्त करते हैं। अगर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।